आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा वाटिका में। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कोर्स ए से क्लास 10 CBSE बोर्ड से पद परिचय। तो व्याकरण का एक टॉपिक देखेंगे, पद परिचय, जो कि परीक्षा में 4 अंकीय होता है, MCQ होगा। इसका पूरा डिटेल से मैं आपका वर्णन कर रहा हूँ। आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकॉन दबाना नहीं भूलेंगे। तो देखते हैं पद परिचय। पद परिचय समझने से पहले आपको समझना होगा शब्द और पद। शब्द क्या होते हैं और पद क्या होते हैं। तो देखते हैं स्क्रीन पे। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक वर्ण यदि आपस में मिल जाते हों तो वो शब्द का निर्माण करते हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होते हैं जिनका अर्थ होता है। उदाहरण से आप समझ सकते हैं, जैसे क धन म धन ल कमल। तो ये जो कमल है ये एक शब्द है और ये एक स्वतंत्र इकाई है। इसका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। अब देखते हैं पद। पद क्या है, पद का परिभाषा समझते हैं उदाहरण से। जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयुक्त हो जाता है तब उसे पद कहते हैं। उदाहरण, राम पत्र पढ़ना। तो देखिए, ये जो राम कॉमा देकर पत्र लिखा हुआ है, कॉमा देकर पढ़ना लिखा हुआ है, ये शब्द हैं। और नीचे के 2 शब्द को देखेंगे, राम पत्र पढ़ता है और राम ने पत्र पढ़ा। तो ये जो दोनों शब्द आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये दोनों शब्द आपके हैं पद के उदाहरण। कहने का अर्थ, यहाँ जो आप राम देख रहे हैं ये एक पद बन गया है, पत्र जो है ये एक पद बन गया है, पढ़ता है एक पद बन गया है, राम ने एक पद बन गया है, पत्र एक पद है और पढ़ा एक पद है। इन दोनों वाक्यों में अलग अलग ढंग से प्रयुक्त होकर राम पत्र और पढ़ता है पद बन गए हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पद किसे कहते हैं। याद रखिएगा, ध्यान रखना है आपको ये है कि शब्द जो हैं वो हम पार्टिकुलर रूप से यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा राम, ये एक पद है, इन सेंटेंस यूज कर दिए तो यही बन जाता है पद। राम आम खाता है, तो राम यहां पर शब्द ना होकर पद कहलाएगा। अब देखते हैं पद परिचय। व्याकरण में प्रयुक्त पदों का विस्तृत व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पदों का ग्रामेटिकल इंट्रोड्यूस देना ही पद परिचय कहलाता है। अब देखते हैं स्क्रीन पर व्याकरणिक परिचय क्या है। वाक्य में प्रयोग हुआ कोई पद व्याकरण के दृष्टि से विकारी है या अविकारी है। यदि विकारी है तो उसका भेद, उपभेद, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल, अन्य शब्दों के साथ उसका क्या संबंध है, और अविकारी है तो किस तरह का अव्यय है तथा उसका अन्य शब्दों से क्या संबंध है, आदि बताना ही व्याकरणिक परिचय कहलाता है। तो बच्चों, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ शब्द है वो विकारी शब्द है और ब्लू कलर से लिखा हुआ जो शब्द आपको दिख रहा है ये अविकारी शब्द है। तो ध्यान में ये रखना है कि विकारी शब्द विकारी शब्द होते हैं उसका रूप, लिंग, वचन कारक होता है, और विकारी शब्द जो होते हैं उसका लिंग, वचन कारक नहीं होता है। पदों का परिचय देते समय आप निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेंगे। संज्ञा, यदि कोई शब्द आपके सेंटेंस में अंडरलाइन किया हुआ मिल जाए तो उसमें आपका भेद, लिंग, वचन, कारक ये सब बताना रहता है। यदि सर्वनाम आ जाए अंडरलाइन वाला वर्ड्स तो उसमें आपके सर्वनाम के कौन से भेद हैं, उसका पुरुष क्या है, लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है, ये सब बताना अनिवार्य है। विशेषण का शब्द यदि अंडरलाइन किया हुआ आ जाए
तो विशेषण के भेद, लिंग, वचन और उसका विशेष्य क्या है, सबका मैं अभी आपको डिटेल से सिखाऊंगा। पहले आप ये समझिए कि अंडरलाइन संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया में हो तो क्या क्या चीज हमें बताना रहता है। क्रिया के भेद, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य, धातु, कर्म और कर्ता का उल्लेख करना अनिवार्य होता है। यदि बच्चों अब विकारी शब्द आ जाए तो आप ध्यान रखेंगे कि जब अविकारी शब्द यानी आपका अव्यय आएंगे तो देखिए क्या क्या बताना अनिवार्य है। क्रिया विशेषण हो तो क्रिया विशेषण का भेद तथा जिसकी विशेषता बताई जा रही हो उसका उल्लेख करना अनिवार्य होगा। समुच्चय बोधक हो तो भेद, जिन शब्दों या पदों को मिला रहा है का उल्लेख करना होगा। संबंध बोधक हो तो भेद, जिसके साथ संबंध बताया जा रहा है का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। और विस्मयादि बोधक हो तो हर्ष, भाव, शोक, घृणा, विस्मय आदि किसी एक भाव का निर्देश देना अनिवार्य होगा। तो ये आपको लगा होगा कि सर ने क्या कह दिया, घबराना नहीं है, मैं एक एक करके डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बस वीडियो पर आप बने रहें, अंत तक देखें, आपका पद परिचय का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए संज्ञा किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं, जिसे कि इंग्लिश में नाउन कहते हैं। आपने नाउन पढ़ा होगा, बस उसी का यहाँ पर हिंदी वर्जन समझ लीजिए। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स के नाम आएंगे, जैसे राम, आगरा, दिल्ली, गांधी जी, गंगा, हिमालय आदि। जातिवाचक संज्ञा में आपको ग्रुप को शो करेगा, जैसे बालक, अध्यापक, शहर, नेताजी, नदी, पर्वत, सागर आदि। भाववाचक संज्ञा आए तो बचपन, अपनापन, घृणा, प्रेम, मित्रता, मजबूती, सफाई आदि। ध्यान दें कि द्रव्य, पदार्थ, धातुएं तथा समूह का बोध कराने वाले शब्द कक्षा, सेना, भीड़ आदि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। पहले बच्चों क्या था कि संज्ञा के 5 भेद होते थे, तो इसमें से जो 3 द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक, ये दोनों को क्या कर दिया गया, जातिवाचक में इंक्लूड कर दिया गया। इसलिए नीचे मैंने ध्यान देने वाली बातों में डाल दिया है कि ध्यान रखेंगे कि क्लास, आर्मी, क्राउडी, ये सारे वर्ड्स आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। आपने संज्ञा समझा, अब समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेकेंड पार्ट, सर्वनाम। सर्वनाम का परिभाषा, उदाहरण। देखिए आपको सबसे ज्यादा उदाहरण पे ध्यान देना है, कौन सा उदाहरण किस कैटेगरीज का है। इस पर यदि आप ध्यान देते हैं तो आपको पद परिचय में कहीं भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि पद परिचय एक ऐसा टॉपिक है जिसमें पूरा व्याकरण का निचोड़ है। तो संज्ञा समझने से पहले, सर्वनाम समझने से पहले आपको संज्ञा के अंतर्गत ही लिंग और कारक भी जान लेना होगा। लिंग देखते हैं, संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति का होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं, जैसे बालक, बालिका, जेंडर। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग शब्द पर ध्यान देंगे, स्क्रीन पर फ्लश हो रहा है। आप पुल्लिंग वाले वर्ड जो भी पुरुष वाले वर्ड होंगे वो पुल्लिंग होते हैं, जैसे अध्यापक, सेवक, महाराज, कवि, विद्वान, सम्राट, गायक आदि। वहीं स्त्रीलिंग वर्ड्स अध्यापिका, सेविका, महारानी, कवित्री, विदुषी, साम्राज्ञी, गायिका आदि। ध्यान दें, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, मैनेजर, सचिव, क्लर्क आदि का प्रयोग दोनों लिंगों के साथ किया जाता है, यानी उभयलिंग इसे कहते हैं। पुल्लिंग में भी लिख सकते हैं, स्त्रीलिंग में भी लिख सकते हैं। वचन,
संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं, जैसे पुस्तक, पुस्तकें। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जो एक पदार्थ का बोध कराता हो एक वचन कहलाता हो, जो दो या दो से अधिक का बोध कराता हो उसे बहुवचन कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट्स लेकर इसे अच्छी तरह से और भी उदाहरण समझ सकते हैं। अब देखते हैं कारक, जिसे इंग्लिश में केस कहते हैं। वाक्य में संज्ञा आदि शब्दों का क्रिया से संबंध बताने वाला व्याकरणिक कोटि कारक कहलाता है। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक। तो इसको आपको कारक चिन्ह यानी परसर्ग के द्वारा आप इसको समझेंगे। आप रट्टा मार लीजिए इसके साइन को, सिंबल को, कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, अधिकरण में पर, संबंध का के की, रा रे री, संबोधन हे अरे। उदाहरण बगल में दिया हुआ है, आप इससे कारक समझेंगे। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा पार्ट, सर्वनाम, प्रोनाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, ये, कुछ आदि। यानी ए प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यानी नाउन के बदले में आ रहा है। ठीक है, जैसे मैं, तुम, वह, ये सारे वर्ड्स। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, मेरा, हम, तुम, वह, वे, उनका। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में भी क्या किया गया, 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी बोलने वाला, आई, वी, ये सारे वर्ड्स इसके अंतर्गत आएंगे। मध्यम पुरुष में यू, सुनने वाला, और अन्य पुरुष मतलब किसी थर्ड के विषय में जो हम कहते हैं, जैसे वह, वे सब। और निश्चयवाचक सर्वनाम जो हैं डिफिनिट प्रोनाउन, इसे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है, यह, ये, वह, वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इंडिफिनिट प्रोनाउन, कोई, कुछ। प्रश्नवाचक सर्वनाम में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्या, कौन, किसे, किसको, ये सारे शब्द इसके अंतर्गत आएंगे। संबंधवाचक सर्वनाम जिसकी, उसकी, वह, जो, जैसी, वैसी आदि शब्द। और निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे इंग्लिश में आपने माई सेल्फ, योर सेल्फ्स ये सब सीखा होगा, उसी तरह से हिंदी में होता है खुद, स्वयं, अपने आप, स्वतः आदि। थर्ड पार्ट देखते हैं विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। मीठा, परिश्रमी, काला, मोटा आदि। विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक में क्वालिटी को शो करेगा, जैसे अच्छा, बुरा, ठंडा। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक। अनिश्चय में इंडिफिनिट को शो करेगा, जैसे कुछ, कई, अनेक, बहुत से आदि। और निश्चित संख्यावाचक में 5, 10, चौगुना, 5 गुना, 1 दर्जन, प्रत्येक, ऐसे शब्द। और परिमाणवाचक जो विशेषण होंगे उसमें आपका क्वांटिटी को शो करता है, जैसे 1 मीटर, पाव भर, 2 किलो, 4 लीटर आदि।
ये भी दो प्रकार के होते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित में आपका इंडिफिनिट को शो करेगा, जैसे कम, थोड़ा, कुछ, अधिक, तनिक, जरा सा आदि। और निश्चित परिमाणवाचक में 1 मीटर, 2 किलो, 4 लीटर ऐसे शब्द आते हैं। और सार्वनामिक जो विशेषण है इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, कभी कभी ऑप्शन में आपका संकेतवाचक भी लिखा हुआ हो सकता है। इस तरह के शब्द में यह, ये, वह ऐसे शब्द आते हैं। और ध्यान देंगे कि यह घर, ये छात्र, वह घर, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, घर, यह के बाद नाउन लिखा रहे, वह के बाद नाउन मिल जाए तो समझ जाइए कि वो आपका डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। विशेषण में आपको एक प्रविशेषण भी समझना होगा कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे यह आम बहुत मीठा है, यानी मीठा तो विशेषण बता ही रहा है, बहुत मीठा है। ये जो बहुत वर्ड है यही है आपका प्रविशेषण। आगे सीखते हैं क्रिया, वर्ब। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, स्नान करना आदि। क्रिया में आपको धातु समझना होगा, जिसे रूट्स कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इसी में ना लगने पर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे कि आपने देखा पढ़, धन ना, पढ़ जो है वो है धातु, इसी में ना लगा दिए तो पढ़ना, ये बन गया क्रिया। क्रिया को भी दो भागों में बांटा गया है, कर्म के आधार पर और बनावट के आधार पर। तो पहले देखते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद दो हैं, एक अकर्मक और दूसरा सकर्मक, इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब। तो ध्यान रखेंगे कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब होंगे, अकर्मक होंगे, इस वर्ड से ही पता लगता है अकर्म, कर्म नहीं। किसी भी सेंटेंस में यदि आपका ऑब्जेक्ट मिले तब तो 100% श्योर है कि वो सकर्मक होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं मिले तो आपको क्या लगा के सेंटेंस को देखना है, क्या पढ़ता है, क्या लिखता है। यदि उत्तर आ रहा है तो सकर्मक, उत्तर नहीं आ रहा है तो अकर्मक। जैसे वह हंसता है, वह रोता है, वह भागता है। तो क्या रोता है, क्या हंसता है, सेंटेंस में ऐसा लगाइए। क्या का कोई आंसर नहीं आ रहा है तो समझ जाइए कि ये आपका अकर्मक क्रिया इंट्रांजिटिव वर्ब है। फिर देखते हैं बनावट के आधार पर क्रिया भेद। मुख्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया में जैसे टूट गया, रोता रहा, चल दिया, खा लिया, ऐसे शब्द आते हैं। संयुक्त क्रिया में दो वर्ब मिले रहेंगे, कर लिया, सो गया, काट लिया, गाता गया आदि। प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके दूसरों से करवाता है, जैसे लिखवाना, कटवाना, बनवाना, पढ़वाना आदि। नाम धातु क्रिया में ना लगा हुआ मिलेगा आपको, फिल्माना, शर्माना, लजाना, हिनहिनाना आदि। पूर्वकालिक क्रिया में आपका कर लगा हुआ मिलेगा, पढ़कर, हंसकर, रोकर, खाकर, नहाकर, पीकर, ऐसे शब्द पूर्वकालिक क्रिया कहलाते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको सिखाया विकारी शब्द। अभी विकारी शब्द में आप ध्यान रखेंगे कि रूप, लिंग, वचन, कारक बदलता है। अभी सीखेंगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जो होते हैं उसका रूप, लिंग, वचन, कारक नहीं बदलता है। जैसे राम धीरे धीरे चलता है, तो देखेंगे कि धीरे धीरे पर कोई बदलाव नहीं होगा। कैसे? सीता धीरे धीरे चलती है, तो देखिए यहाँ पर राम धीरे धीरे चलता है और सीता धीरे धीरे चलती है। तो राम पुल्लिंग है और सीता स्त्रीलिंग है, तो धीरे धीरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। चलती है, चलता है पे इफेक्ट पड़ा, भर पे पड़ा, लेकिन धीरे धीरे पे नहीं। तो धीरे धीरे जो है अभी सीखेंगे
क्रिया विशेषण है और क्रिया विशेषण का रूप लिंग वचन कारक पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो देखते हैं अव्यय। तो अव्यय सीखने से पहले बच्चों मैं एक चीज और क्रिया में बताना चाहूंगा, काल, टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। क्रिया होने के समय को काल कहते हैं और जो प्रेजेंट टेंस होता है वो आपका प्रेजेंट के बारे में बताएगा, जैसे कि पढ़ता है, लिखता है, जाता है, उड़ रहे हैं, आ रही है आदि। भूतकाल पढ़ती थी, लिख रही थी, जाती थी, उड़ रहे थे, ऐसे शब्द। और भविष्यत काल गा गे गी लगा रहेगा वर्ब में, पढ़ेगा, लिखेगा, जाएगा, उड़ेंगे, आएगी, आएंगे। तो ऐसे शब्द जहां भी लगा रहे समझ जाना है कि ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के एग्जाम्पल हैं। देखते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द या अव्यय। अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई असर नहीं होता, जैसे प्रातः, अभी, धीरे धीरे, उधर, यहाँ, परंतु और इसलिए आदि। अव्यय 5 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। सबसे पहले देखते हैं क्रिया विशेषण, एडवर्ब। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे बहुत, धीरे धीरे, उधर, प्रातः आदि। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक में आपका टाइम को शो करेगा, कभी कभी, अभी, प्रातः, सायं, आजकल, प्रतिदिन, कल, परसों, ये सारे शब्द कालवाचक के उदाहरण होते हैं। रीतिवाचक में आपको मैनर को शो करेगा, धीरे धीरे, सरपट, अचानक, भली भांति, जल्दी से आदि। और स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो होगा वो प्लेस को शो करेगा, जैसे उधर, ऊपर, नीचे, इधर, बाहर, भीतर, आसपास आदि शब्द। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो होगा वो क्वांटिटी को शो करेगा, थोड़ा, बहुत, कम, अत्यधिक, जितना, उतना आदि। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो होते हैं वो विशेषण भी है और क्रिया विशेषण भी है, इसलिए आपका थोड़ा, बहुत, कम, अत्यधिक ये सारे शब्द जो हैं दोनों जगह मिलेंगे, विशेषण में भी और क्रिया विशेषण में भी। तो कैसे पहचानेंगे कि ये क्रिया विशेषण है या विशेषण है? तो ध्यान देंगे कि नाउन और प्रोनाउन के क्वालिटी को बता रहा है, यानी नाउन और प्रोनाउन के आसपास दिख रहा होगा थोड़ा बहुत तो परिमाणवाचक विशेषण होगा, और क्रिया के बगल में दिख रहा होगा, वर्ब के बगल में दिख रहा होगा तो वो होगा क्रिया विशेषण। ओके। संबंध बोधक, जिसे कि इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं और हिंदी में पोस्टपोजिशन, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, यानी ये नाम से ही पता चल रहा है संबंध बोधक, यानी रिलेशन को बताएगा। विद्यालय के पास बगीचा है, मंदिर के सामने फूल खिले हैं, मुझे सुमन के साथ बाजार जाना है। तो ये जो के पास, के सामने, के साथ, ये सारे आपके क्या हो गए? संबंध बोधक। नीचे आप लाल रंग से रंगा हुआ देख रहे होंगे कुछ वर्ड्स, ये सारे आपके संबंध बोधक है, इसे आप याद कर जाएं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं रहेगा। के अलावा, के भीतर, के बारे में, के विपरीत, के बदले, की तरह, की तरफ, के बाद आदि। नेक्स्ट देखते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। संयोजक अव्यय भी इसे कहते हैं, कंजंक्शन। जो अव्यय दो शब्द या पदबंधों या दो अव्ययों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। कंजंक्शन देखेंगे कि दो या दो से अधिक शब्द या पदबंध को जोड़ने का काम करता है, जैसे और, तथा, किंतु, परंतु, अथवा
आदि। ये भी दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण में आप देखेंगे कि जोड़ने वाले जैसे और, तथा, एवं, विरोध दर्शक में किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, विकल्प बोधक में अथवा, या, नहीं तो, अन्यथा, और परिणाम दर्शक में इसीलिए, अतः, फलतः, अन्यथा। व्यधिकरण समुच्चय बोधक में आप देखेंगे हेतु बोधक, संकेत बोधक, उद्देश्य बोधक, स्वरूप बोधक। ऐसे मैंने क्लियर करके आपको स्क्रीन पे डाल दिया है, लेकिन इतना डिटेल में आपका नहीं जाएगा, लेकिन पढ़कर आप जाएंगे। आगे देखते हैं विस्मयादि बोधक, इंटरजेक्शन। जिन अव्यय शब्दों से आश्चर्य, हर्ष, घृणा, पीड़ा आदि भाव प्रकट हों उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं, जैसे ओह, अरे, आहा, हाय आदि। आश्चर्य में जैसे अरे, ओह, हैं, क्या, उल्लास, वाह, आहा, खूब, बहुत अच्छा। शोक, पीड़ा में आएगा हाय, आह, उफ, हाय राम। घृणा या तिरस्कार में ये शब्द यूज आते हैं, छी, धिक्कार, हट। चेतावनी में हटो, बचो, सावधान, खबरदार। स्वीकृति में अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा। प्रशंसा में शाबाश, सुंदर, बहुत बढ़िया। और संबोधन में हे, अरे, सुनो, अजी, ऐसे शब्द संबोधन में आते हैं। तो आपने देखा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ मिलेगा, आसानी से आपको समझ जाना है कि ये विस्मयादि बोधक का उदाहरण है। लेकिन कभी कभी वो पूछ देता है कि हर्ष को बता रहा है, उल्लास को बता रहा है, या शोक, घृणा, चेतावनी किसको शो कर रहा है। इसलिए आपको ये सारा डिटेल से सीखना होगा। अंत में देखते हैं निपात। वे अव्यय शब्द जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर बल लगा देते हैं, फोर्स लगाता है। जैसे मैं ही तो जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, वहां तक जाओ। तो उदाहरण में देख सकते हैं ही, तो, भी, तक, मात्र, भर आदि मुख्य निपात हैं। ये सब आपका निपात का उदाहरण है। अब बच्चों पद परिचय में सबसे ध्यान देने वाली बात होगा, आप इसका ज्यादा से ज्यादा उदाहरण को पढ़ेंगे। उदाहरण से आप बेटर बेस्ट समझेंगे। मेरा नेक्स्ट वीडियो MCQ जो कि YouTube में डाला हुआ है आप देखेंगे और कोशिश करेंगे पकड़ने का कि ये 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है। तो सबसे पहले आप जो 4 ऑप्शन में से गलत आंसर को हटाने की कोशिश करेंगे। 4 में से 2 गलत आंसर को सबसे पहले छांटिए। जब लास्ट के 2 आंसर बचेंगे उसमें से आप आंसर को छांटिए, आपका कभी पद परिचय गलत नहीं होगा। तो पद परिचय कैसे पहचानते हैं देखते हैं स्क्रीन पे। पदों का व्याकरणिक परिचय। निम्नलिखित वाक्य के रंगीन अंशों का व्याकरणिक परिचय दीजिए। परीक्षा में भी आपका अंडरलाइन किया हुआ वर्ड मिलेगा, उसका आपका पद परिचय देना होगा। उदिता यहाँ बच्चों को पढ़ाती थी। अब देखिए उदिता के नीचे यदि अंडरलाइन हो और 4 ऑप्शन दिया रहे तो सबसे पहले मेरा ध्यान में रखिएगा सिखाया हुआ ट्रिक संज्ञा, पार्टिकुलर पर्सन प्लेस थिंग्स का नाम। तो देखिए उदिता एक पार्टिकुलर नाम है, तो ऑप्शन में आप व्यक्तिवाचक संज्ञा को ढूंढना। अब लड़का है कि लड़की है वो ढूंढना, एक वचन है कि बहुवचन है वो ढूंढना, और कर्ता कारक है या कर्म कारक है वो ढूंढना। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, देखिए उदिता का व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्ता कारक और पढ़ाती थी का कर्ता। बच्चों को के नीचे अंडरलाइन दे सकता है, तो जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्म कारक। पढ़ाती थी सकर्मक क्रिया, एक वचन, स्त्रीलिंग, अन्य पुरुष। तो देखिए यहाँ पे पढ़ाती है कैसे सकर्मक हुआ, आप तुरंत मेरा क्रिया वाला याद कर लीजिएगा। उदिता यहाँ बच्चों को पढ़ाती है, तो किसको पढ़ाती है, तो बच्चों को। ऑब्जेक्ट इज गिवन, तो जब भी ऑब्जेक्ट गिवन होगा तो पढ़ाती है आपका सकर्मक हो जाता। यदि यहाँ पर रहता कि उदिता हंसती है
आपका क्या है, अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं और क्या लगाकर देखेंगे कि उदिता क्या हंसती है, तो क्या का कोई आंसर नहीं आ रहा, तो समझ जाइए अकर्मक क्रिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने पद परिचय सीखा। आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे, आपको पद परिचय समझ में आ जाएगा। पद परिचय पूरा व्याकरण का सार है, पूरा व्याकरण इसमें है, इसलिए इसको आसानी और हल्का में ना लें। आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें और MCQ वाला जो वीडियो है उसे आप देखकर और भी बेटर बेस्ट समझने की कोशिश करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।